फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त की कथा वस्तु। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। इसका प्रकाशन 1931 में हुआ। इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र हैं वररुचि, जो मगध का अमात्य है, षटकार मगध का मंत्री, आंभिक तक्षशिला का राजकुमार, सिंहरण मालव गण मुख्य का कुमार, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा, सिकंदर ग्रीक विजेता, फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता, एनीसा क्रिटिज सिकंदर का सहचर, गांधार नरेश आंभिक का पिता, सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति और दांडयायन एक तपस्वी। इसके प्रमुख स्त्री पात्र हैं अलका तक्षशिला की राजकुमारी, सुवासिनी षटकार की कन्या, कल्याणी मगध की राजकुमारी, कार्नेलिया सिल्यूकस की कन्या, मौर्य पत्नी, चंद्रगुप्त की माता, एलिस कार्नेलिया की सहेली। बात की जाए इसकी कथा वस्तु की तो यह पूरा नाटक 4 अंकों में समाप्त होता है। पहले अंक में 11, दूसरे अंक में 10, तीसरे अंक में 9 और चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। इस प्रकार नाटक 44 दृश्यों में पूर्ण होता है। प्रथम अंक का प्रथम दृश्य तक्षशिला के गुरुकुल से आरंभ होता है। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात चाणक्य वहां अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। दृश्य के आरंभ में चाणक्य और मालवगण मुख्य कुमार सिंहरण परस्पर बातें कर रहे हैं। इस वार्तालाप के मध्य सिंहरण तक्षशिला में चल रहे उस षड्यंत्र की ओर संकेत करता है जो भविष्य में संपूर्ण भारत के लिए भयानक सिद्ध हो सकता है। उसी समय तक्षशिला का युवराज आंभिक अपनी बहन अलका के साथ वहां आ पहुंचता है और उस वार्तालाप के कुछ अंश को सुनकर उत्तेजित हो उठता है। आंभिक और सिंहरण में कटु विवाद होता है और आंभिक अपनी तलवार निकाल लेता है। उसी समय चंद्रगुप्त वहां पहुंचकर आंभिक को सिंहरण पर आक्रमण करने से रोक देता है। अलका भी अपने भाई को समझाती है। चाणक्य की आज्ञा से अलका आंभिक को वहां से ले जाती है। चाणक्य बाद में सिंहरण और चंद्रगुप्त को भी तक्षशिला छोड़ देने का आदेश देता है। बाद में अलका भी सिंहरण से तुरंत तक्षशिला छोड़कर चले जाने का आग्रह करती है। द्वितीय दृश्य मगध में मगध सम्राट नंद के विलास कानन से आरंभ होता है। विलासी युवक युवतियों का दल वहां विहार कर रहा है। राक्षस और सुवासिनी वहां आते हैं। सुवासिनी के गायन को सुनकर नंद उसे अभिनयशाला की रानी बनाता है और राक्षस को अपना आमत्य नियुक्त कर देता है। सुवासिनी राक्षस से कहती है कि वह उसकी अनुचरी ही बनी रहना चाहती है, नंद के विलास का साधन नहीं बनना चाहती। तृतीय दृश्य में चाणक्य पाटलिपुत्र नगर में अपने पिता और उनकी झोपड़ी को खोजता दिखाई देता है। एक नागरिक से उसे ज्ञात होता है कि नंद ने उसके पिता की वृत्ति छीनकर उन्हें नगर से निष्कासित कर दिया था। वह बताता है कि नंद ने षटकार को परिवार सहित कारागार में डाल दिया था। वहीं उन सब की भूख प्यास से तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। यह सुनकर चाणक्य दुख और शोक से भर जाता है। चतुर्थ दृश्य में राक्षस और सुवासिनी बातें करते दिखाई पड़ते हैं। राक्षस
राजकोप के भय से सुहासिनी को अपना लेने में संकोच करता है। इसी दृश्य में चंद्रगुप्त मगध की राजकुमारी कल्याणी की एक चीते से रक्षा करके उसे अपना कृतज्ञ और अनुरक्त बना लेता है। 5वें दृश्य में नंद की राज्यसभा में चाणक्य नंद से पंचनद नरेश पर्वतेश्वर की सहायता करने का आग्रह करता है। चंद्रगुप्त चाणक्य का समर्थन करता है, परंतु नंद सहायता करने से इनकार कर देता है क्योंकि पर्वतेश्वर ने कल्याणी के साथ विवाह करने से मना करके नंद का अपमान किया था। इस पर चाणक्य क्रुद्ध हो उठता है। नंद उसकी शिखा पकड़कर घसीटवाता है और फिर बंदी बना लेता है। चाणक्य नंदवंश का नाश करने की प्रतीक्षा करता है। 6ठे दृश्य में सिंधु तट पर अलका सिंधु देश की कुमारी मालविका से मिलती है। अलका के हाथ में एक मानचित्र है। सहसा एक यवन सैनिक वहां आ पहुंचता है और अलका के हाथ से बलात् मानचित्र छीनने का प्रयत्न करने लगता है। उसी समय सिंहरण वहां पहुंचकर यवन को घायल करके भगा देता है और उस मानचित्र को लेकर मालविका के साथ नाव में बैठकर वहां से चला जाता है। यवन सैनिक अन्य सैनिकों के साथ लौटकर अलका को बंदी बना लेता है। 7वें दृश्य में मगध के बंदी गृह में राक्षस और वर रुचि चाणक्य से मिलने आते हैं। राक्षस उसे पर्वतेश्वर का विरोध करने के लिए पंचनद को भेजना चाहता है और वर रुचि उसे अपना वार्तिक पूरा करने में सहायता की याचना करता है। चाणक्य दोनों काम करने से इनकार कर देता है। उसी समय चंद्रगुप्त वहां पहुंचकर बलपूर्वक चाणक्य को बंदी गृह से छुड़ाकर ले जाता है। 8वें दृश्य में अलका वंदिनी के रूप में गंधार नरेश के सामने लाती है। पिता उसे मुक्त कर देते हैं। वह गंधार को छोड़कर आर्यवृत्त की ओर चल पड़ती है। गंधार नरेश भी पुत्र आम्बिक को सारा राजकाज सौंपकर पुत्री की खोज करने निकल जाते हैं। 9वें दृश्य में चाणक्य पर्वतेश्वर की सभा में पहुंचकर उससे मगध में विद्रोह कराने में सहायता मांगता है। पर्वतेश्वर एक प्रकार से उसका अपमान करता है और चाणक्य क्षुभित होकर वहां से चला जाता है। 10वें दृश्य में अलका और सिल्यूकस की भेंट होती है। प्यास से व्याकुल और मूर्छित चंद्रगुप्त की एक व्याघ्र से रक्षा करके सिल्यूकस उसे अपना कृतज्ञ बनाकर अपने यहाँ आमंत्रित करता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त उसके शिविर में कभी आने का वचन देते हैं। इन दोनों को सिल्यूस के साथ प्रेम पूर्वक बातें करते देखकर अलका इन दोनों पर स्नेह करने लगती है और महात्मा दंडयायन के आश्रम में चली जाती है। एकादश दृश्य में महात्मा दंडयायन के आश्रम में चाणक्य, चंद्रगुप्त, अलका, सिकंदर, सिल्यूस आदि एकत्र होते हैं। सिकंदर चंद्रगुप्त का परिचय प्राप्त करता है। फिर जैसे ही सिकंदर अपनी भारत विजय की आकांक्षा व्यक्त करता है, महात्मा दंडयायन उसे सावधान करते हुए चंद्रगुप्त की ओर संकेत करके कहते हैं कि यह भारत का भावी सम्राट बैठा हुआ है। यह सुनकर सब स्तंभद रह जाते हैं। इस प्रकार इस अंक में गांधार से लेकर मगध तक की राजनीति परिस्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य में सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया भारत की शोभा का वर्णन करती है। सिकंदर का एक क्षत्रप फिलिप्स उसके पास आकर उसे प्रणय निवेदन करता है। कार्नेलिया उसके फटकार दिए जाने पर उसे ज़बरदस्ती पकड़ना चाहता है। तभी चंद्रगुप्त वहां आकर कार्नेलिया को बचा लेता है। इससे कार्नेलिया चंद्रगुप्त के प्रति आकर्षक होती है। द्वितीय दृश्य में सिकंदर चंद्रगुप्त से कहता है कि वह मगध के विरुद्ध उसकी सहायता करे। चंद्रगुप्त ऐसा करने से इनकार कर देता है। इस पर सिकंदर उसे बंदी बनाने का आदेश देता है। जब आम्बिक और फिलिप्स चंद्रगुप्त को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु चंद्रगुप्त तलवार खींचकर
उन तीनों को घायल करता हुआ निकल जाता है। तृतीय दृश्य में झेलम के तट पर जंगल में चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका भविष्य के कार्यक्रम पर विचार करते हैं। गांधार नरेश अपनी बिछुड़ी पुत्री अलका को खोजते हुए वहीं निकलते हैं। कल्याणी पुरुष वेश में पुरु की सहायतार्थ मगध की सैनिक टुकड़ी के साथ वहीं उपस्थित है। वह भावी युद्ध में संकट के समय पर्वतेश्वर की सहायता करके उसे नीचा दिखाने का उद्देश्य से वहां आई है। सिंहरण, अलका और चंद्रगुप्त बाजीगरों का वेश धारण किए हुए वहां पहुंच जाते हैं। उन पर आंबिक के अनुचर होने का संदेह करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। चतुर्थ दृश्य में सिकंदर और पर्वतेश्वर के युद्ध का दृश्य सामने आता है। पर्वतेश्वर सिल्यूकस को घायल करके बड़ी वीरता के साथ लड़ता हुआ उसकी वीरता पर मुग्ध होकर सिकंदर उसे सम्मुख मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे पर्वतेश्वर स्वीकार कर लेता है। चंद्रगुप्त इसका विरोध करता है, परंतु पर्वतेश्वर नहीं मानता। यह देखकर कल्याणी क्षुब्ध होकर अपना शिरस्त्राण फेंक देती है, पर पर्वतेश्वर को यह ज्ञात होता है कि वह मगध की राजकुमारी है, तो वह स्तंभ सा खड़ा रह जाता है। पंचम दृश्य में चंद्रगुप्त और मालविका मिलते हैं। चाणक्य उन दोनों को स्नेहालाप करता देखकर चंद्रगुप्त को सावधान करता है कि यह प्रेमालाप करने का अवसर नहीं है। छठे दृश्य में सिंहरण और अलका बंदीगृह में दिखाई देते हैं। पर्वतेश्वर ने उन दोनों को बंदी बना रखा है। वह अलका को अपनी रानी बनाना चाहता है। अलका इन शर्तों के साथ उसकी रानी बनना स्वीकार करती है कि सिकंदर द्वारा मालवा गणराज्य पर किए जाने वाले आक्रमण में पर्वतेश्वर सिकंदर की सहायता नहीं करेगा तथा देश रक्षा के लिए सिंहरण को मुक्त कर देगा। पर्वतेश्वर उसकी इन दोनों शर्तों को स्वीकार कर लेता है। सप्तम दृश्य में मालवा गणराज्य की युद्ध परिषद विचार विमर्श करती दिखाई देती है। वहाँ कुछ आरंभिक विरोध के बाद चाणक्य और सिंहरण द्वारा आग्रह किए जाने पर चंद्रगुप्त को सिकंदर के विरुद्ध लड़ने वाली मालव सेना का प्रधान सेनापति बना दिया जाता है। अष्टम दृश्य में हम पर्वतेश्वर को चिंतित देखते हैं। सिकंदर ने उसे 10,000 सैनिकों सहित रावी तट पर मिलने के लिए बुलाया है। जब पर्वतेश्वर अलका को दिए गए अपने वचन की उपेक्षा करके 1,000 सैनिकों सहित वहां से जाने का निश्चय करता है, तो अलका उसके राजमहल से भाग निकलती है। नवम दृश्य में मालविका चंद्रगुप्त और सिंहरण से मिलती है। यह तय किया जाता है कि शत्रु को उसी की नीति अपनाकर पराजित किया जाएगा। दशम दृश्य में राक्षस और कल्याणी मगध लौट जाने को उत्सुक दिखाई देते हैं। चाणक्य कूटनीति का प्रयोग करके राक्षस को मगध लौटने से रोक देता है। वह राक्षस के पास यह सूचना पहुंचवा देता है कि मगध में नंद राक्षस और स्वामिनी के प्रेम संबंध के कारण राक्षस से बहुत नाराज है, इसलिए इस समय उसका मगध लौटना संकट को आमंत्रण देना सिद्ध होगा। मालव दुर्ग पर यवन सेना आक्रमण करती है। सिंहरण सिकंदर को युद्ध में घायल छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त सिल्यूकस को छोड़ देता है। यवन सेना पराजित हो जाती है और सिकंदर मालवा के साथ संधि कर लेता है। तृतीय अंक में 9 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य में चाणक्य के चर राक्षस को यह सूचना देते हैं कि नंद ने स्वासिनी को कैद कर लिया है और उसे भी बंदी बनाया जाने वाला है। मगध के सैनिक बने लोग राक्षस को भी बंदी बना लेते हैं, किंतु चाणक्य द्वारा नियुक्त राक्षस के अंगरक्षक राक्षस को उनसे छुड़ा लेते हैं। सिंहरण और अलका के विवाह का आयोजन होता है, जिसमें राक्षस को आमंत्रित किया जाता है। सिकंदर भी उस उत्सव में सम्मिलित होने वाला है। द्वितीय अंक में पर्वतेश्वर आत्महत्या करना चाहता है, किंतु चाणक्य समय पर पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। चंद्रगुप्त और कार्नेलिया परस्पर बातें कर रहे हैं। उस पर फिलिप्स वहां आता है और कार्नेलिया को लेकर उसमें और चंद्रगुप्त में वाद विवाद होने लगता है।
फिलिप्स चंद्रगुप्त से द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है। चंद्रगुप्त कहता है कि वह जब चाहे उससे द्वंद्व युद्ध करने को प्रस्तुत है। चाणक्य सुहासिनी को कारागार से मुक्त कराने का लालच देकर राक्षस से उसकी मुद्रा ले लेता है। तृतीय दृश्य में सिकंदर भारत से प्रस्थान करता है। सब लोग उसे सद्भावना पूर्वक विदा करते हैं। चतुर्थ दृश्य में राक्षस को यह ज्ञात हो जाता है कि सुहासिनी को बंदी बनाए जाने की बात गलत थी। वह चाणक्य के षड्यंत्र को समझ जाता है कि वह उसकी मुद्रा से उसके विरुद्ध कोई चाल चलने वाला है। चाणक्य पर्वतेश्वर को यह वचन देकर मगध के विरुद्ध तैयार करता है कि सफलता मिल जाने पर उसे आधे साम्राज्य का स्वामी बना दिया जाएगा। पर्वतेश्वर सहायता करने को प्रस्तुत हो जाता है। पंचम दृश्य में नंद सुहासिनी के साथ बलात् प्रेम करने का प्रयत्न करता है। तभी राक्षस वहां आ जाता है। नंद लज्जित होकर सुहासिनी को छोड़ देता है। छठे दृश्य में चाणक्य मालविका को राक्षस की मुद्रा के साथ एक पत्र देता है। राक्षस और सुहासिनी का विवाह होने वाला है। मालविका नर्तकी के रूप में उस पत्र को नंद के पास पहुंचाने के लिए चल देती है। इसी बीच चाणक्य एक सुरंग से षटकार को एक नर कंकाल के रूप में बाहर निकलता देखता है। उसके साथ पुत्र बंदी गृह में तड़पकर मर चुके हैं। वह उन्हीं की हड्डियों से सुरंग खोदकर बाहर निकला है। चाणक्य उसकी गाथा सुनकर नंद से प्रतिशोध लेने की बात कहकर षटकार को अपने साथ ले जाता है। सप्तम दृश्य में नंद व रुचि सेनापति मौर्य की पत्नी और मालविका को बंदी बना लेता है। राक्षस और सुहासिनी को भी उस समय बंदी बनाने की आज्ञा देता है जब वह दोनों विवाह वेदी पर बैठे हुए थे। अष्टम दृश्य में सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त ने द्वंद्व युद्ध में फिलिप्स का वध कर डाला है। चाणक्य अपने आदमियों की सहायता से बंदी गृह से बंद सेनापति मौर्य, उसकी पत्नी, षटकार, वर रुचि आदि सभी को बाहर निकाल लाता है। चाणक्य पर्वतेश्वर को समझाता है कि जिस समय चंद्रगुप्त नगर में भीतर विद्रोह आरंभ करे वह नगर द्वार पर बाहर से आक्रमण कर दे। नवम दृश्य में राक्षस और सुहासिनी बंदी रूप में नंद की सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। राक्षस चाणक्य द्वारा उसके नाम से भेजे गए जाली पत्र को सुनकर स्तंभित रह जाता है, परंतु स्वयं को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर पाता। नंद इन दोनों को दंड सुना ही रहा है कि चंद्रगुप्त सैनिकों सहित सभा में पहुंचकर नंद को बंदी बना लेता है। वहां उपस्थित सब लोग उसे सम्राट घोषित कर देते हैं। चौथा अंक इस नाटक का सबसे बड़ा अंक है। इसमें 14 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य में शराब के नशे में मदमस्त बना हुआ पर्वतेश्वर कल्याणी को ज़बरदस्ती अपनी रानी बनाने का प्रयत्न करता है। उसी समय कल्याणी छुरी मारकर उसका वध कर डालती है। बाद में कल्याणी स्वयं भी आत्महत्या कर लेती है। इससे चाणक्य के कथानुसार चंद्रगुप्त के मार्ग की 2 बाधाएं दूर हो जाती है। द्वितीय अंक में यह सूचना मिलती है कि राक्षस चंद्रगुप्त से प्रतिशोध लेने का प्रयत्न कर रहा है। वह कल्याणी की मृत्यु को आधार बनाकर प्रजा को चाणक्य तथा चंद्रगुप्त के विरुद्ध भड़काने की योजना बनाता है। तृतीय दृश्य में विजयोत्सव मनाने की तैयारियां की जा रही हैं, परंतु चाणक्य विजयोत्सव न मनाने का आदेश देता है। इससे रुष्ट होकर चंद्रगुप्त के माता पिता राज्य छोड़कर चले जाते हैं। राक्षस इस स्थिति से लाभ उठाने का प्रयत्न करता है। चतुर्थ दृश्य में चाणक्य का आदेश पाकर मालविका चंद्रगुप्त को रात्रि शयन के लिए एक दूसरे शयनागार में भेजकर स्वयं चंद्रगुप्त के वस्त्र पहनकर उसी शैया पर सो जाती है। चाणक्य को यह सूचना मिल जाती है कि आज षड्यंत्रकारी रात्रि में चंद्रगुप्त का वध करने का प्रयास करेंगे। रात्रि में वह लोग चंद्रगुप्त को धोखे से मालविका की हत्या कर डालते हैं। यह देखकर चंद्रगुप्त को वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। पहले वह विजयोत्सव न मनाने के प्रश्न को लेकर चाणक्य से नाराज हो गया था। इस बात का बहाना बनाकर चाणक्य चंद्रगुप्त से रुष्ट हो जाने का अभिनय करके पश्चिमोत्तर प्रदेश चला जाता है। छठे दृश्य में हम चाणक्य को वर रुचि के साथ सिंधु तट पर एक पर्ण कुटीर में
बातें करते पाते हैं। आंबिक सहायता मांगने के लिए चाणक्य के पास आता है, क्योंकि सूचना मिली है कि यवन शीघ्र ही भारत पर पुनः आक्रमण करने वाले हैं। वहीं आंबिक और सिंहरण देश की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। सप्तम दृश्य में राक्षस कार्नेलिया के शिक्षक के रूप में उसे पढ़ाता दिखाई देता है, परंतु कार्नेलिया उससे और नहीं पढ़ना चाहती। चंद्रगुप्त से प्रतिशोध लेने के लिए ही राक्षस कार्नेलिया के पिता यवन आक्रमणकारी सिल्यूकस के यहाँ रहने लगता था। सिल्यूकस कार्नेलिया को बताता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त से नाराज होकर मगध छोड़कर चला गया है, इसलिए अब भारत पर सफलतापूर्वक अधिकार किया जा सकता है। अष्टम दृश्य में ज्ञात होता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त के मार्ग की पूरी तरह निष्कंटक बनकर राजकार्य राक्षस को सौंपकर स्वयं तप करना चाहता है। जब चाणक्य सुहासिनी को अपना यह निश्चय सुनाता है तो वह सुनकर अवाक रह जाती है। नवम दृश्य में हम चंद्रगुप्त भावी युद्ध के लिए अगत देखते हैं। हम चाणक्य और सिंहरी की अनुपस्थिति में स्वयं प्रधान सेनापति का दायित्व निभाने की घोषणा करता है। यह घोषणा वह सिद्ध करने के लिए करता है कि उसके बिना भी काम चल सकता है। सुहासिनी बंदिनी के रूप में यूनानी शिविर में पहुंचती है और कार्नेलिया उसकी बातों पर मुग्ध होकर उसे अपनी सहेली बना लेता है। सिल्यूकस और कार्नेलिया में परस्पर इस आक्रमण के संबंध में वार्तालाप होता है। दशम दृश्य में चाणक्य सिंहरण को अपनी राजनीति की योजना बताता है। इसी दृश्य में सिल्यूकस और चंद्रगुप्त की भेंट होती है। युद्ध आरंभ हो जाता है। युद्ध में सिल्यूकस के साथ युद्ध करते हुए आंबिक की मृत्यु हो जाती है। सिल्यूकस घायल हो जाता है। समय पर पहुंचकर सिंहरण चंद्रगुप्त की सहायता करता है। एकादश दृश्य में यूनानी शिविर के एक भाग में राक्षस और सुहासिनी की भेंट होती है। राक्षस सुहासिनी को अपने साथ ले जाता है। अंत में युद्ध में सिल्यूकस की पराजय होती है। द्वादश दृश्य में चाणक्य सिल्यूकस के पास यह सूचना पहुंचा देता है कि सिल्यूकस की अनुपस्थिति में उसके प्रतिद्वंदी ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया है। यह सुनकर सिल्यूकस विवश होकर चंद्रगुप्त के साथ संधि करने को तैयार हो जाता है। संधि की एक शर्त यह थी कि कार्नेलिया का चंद्रगुप्त के साथ विवाह कर दिया जाए। इस संबंध में सिल्यूकस द्वारा पूछे जाने पर कार्नेलिया अपनी मौन स्वीकृति दे देती है। सिल्यूकस भी स्वीकार कर लेता है। 13वें दृश्य में चाणक्य महात्मा दंडयायन के आश्रम में ध्यानस्थ बैठा दिखाई देता है। उसी समय चंद्रगुप्त का पिता मौर्य सेनापति चाणक्य की हत्या करने के लिए तलवार उठाता है, किंतु चंद्रगुप्त ठीक समय पर वहां पहुंचकर पिता को रोक देता है। चाणक्य मौर्य को क्षमा कर देता है और राक्षस को अमात्य पद सौंप देता है। वह राक्षस से सुहासिनी को सुखी रखने का आग्रह करता है। फिर सब लोग सिल्यूकस की अभ्यर्थना करने की तैयारी करने लगते हैं। 14वें दृश्य में राज्यसभा में यूनानी और भारतीय दोनों पक्षों के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित हैं। चंद्रगुप्त सिल्यूकस से कहता है कि वह विरुद्ध सिल्यूकस की सहायता करेगा। सिल्यूकस चाणक्य के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त करता है, परंतु चाणक्य अकस्मात राज्यसभा में आता है और सिल्यूकस से आग्रह करता है कि वह कार्नेलिया का चंद्रगुप्त के साथ विवाह कर दे। सिल्यूकस उसके आग्रह को स्वीकार करके चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का हाथ मिला देता है। तभी फूलों की वर्षा और जय ध्वनि होती है। चाणक्य मौर्य सेनापति का हाथ पकड़कर संन्यास ग्रहण करने चला जाता है। इसी के साथ चंद्रगुप्त नाटक की समाप्ति होती है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना चंद्रगुप्त नाटक की कथा वस्तु के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।